हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पे जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस पे इसमें पीसीएस तथा जनरल कंपटीशन के लिए पीटी के अप्रोच से बताया जाएगा। और आज हम लोग देखते हैं भारत का प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। इस इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। स्टोरी फॉर्म में पढ़ने के साथ साथ इमेजिनेशन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ और भारत का नामकरण किन किन दस्तावेजों में या अभिलेखों में, ग्रंथों में किन किन नामों से भारत को जाना जाता है, किन किन नामों से, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जैन, हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना जाता है। इंडिया जो आज हम लोग जानते हैं, जिसको भारत के नाम से जानते हैं, इसे उस समय किस नाम से जाना जाता होगा प्राचीन समय में। तो देखते हैं जैन, हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ ही साथ अन्य और भी दस्तावेज है, उनमें क्या नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं आर्यवर्त के नाम से भारत को जाना जाता था, जिसका मतलब था कि यहाँ जो प्राचीन समय में कबीले के रूप में मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे, वो आके यहाँ आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना गया प्राचीन समय में। साथ ही साथ देखते हैं हिंदुस्तान ये हिंद शब्द से बना है तथा ये पर्शियन ईरान, जिसको वर्तमान में कहते हैं, वहां के रहने वाले मुस्लिमों के द्वारा इसको हिंदुस्तान नाम दिया गया है। साथ ही साथ देखते हैं अब इंडिया इसका नामकरण कैसे पड़ा। ये इंडिया नाम ग्रीक भाषा के इंडोस से मिलके बना है, जो यूनानियों ने सिंधु के जगह पे, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी का वो उच्चारण जो करते थे उसको वो सही से नहीं कर पाते थे उच्चारण, जिसके कारण सिंधु के जगह पे वो लोग इंडस कहते थे। इंडस, जिसको हम लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वही वाला सिंधु नदी को वो लोग इंडस के नाम से जानते थे, जिसके कारण आगे चल के इसका इंडिया नाम पड़ा। ठीक है, तथा यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया। साथ ही साथ आगे फिर देखते हैं कि जेम्स अलेक्जेंडर एक पुरातात्विक अभिलेख लिखने वाले एक व्यक्ति रहे। इन्होंने हिंदू के नाम पे, हिंदू में जो एच होता है, एच की जगह पे वो हिंदू को इंदु कहने लगे। इंदु, जो आगे चलकर यही इंदु आगे परिवर्तित हो गया इंडिया में, तथा यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया। साथ ही साथ देखते हैं अब इसका नाम भारत कैसे पड़ा होगा। तो सर्वप्रथम प्राचीन समय में हम लोग देखते हैं जब लोगों का निवास स्थान नदियों वगैरह के आसपास होने लगे, अपने निवास स्थान बनाने लगे, अस्थायी निवास स्थान बनाने लगे, तब अनेक देशों से होते हुए लोग यहाँ भारत में भी प्रवेश किए। उनमें से थे ये आर्य भी थे। तो आर्य लगभग माना जाता है कि 1500 बीसी के आसपास में हिंदुस्तान में ये प्रवेश किए, तथा हम लोग जानते हैं कि उससे पहले भी कई ऐसे आर्य आए थे और अस्थायी रूप में यहाँ बसे थे, मगर उनका अभिलेख उस तरह नहीं होता है, बल्कि वो साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण उनका उल्लेख ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग देखते हैं भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत नाम कैसे पड़ा, सर्वप्रथम जब आर्य लोग, माना जाता है कि पश्चिमी एशिया के रहने वाले थे आर्य, तो वहां से जब चलते हुए वो घोड़े वगैरह अश्व को लेते हुए वो अपने रथ में आए, और यहाँ जब दशराय का युद्ध हुआ, ये युद्ध होने का मूल कारण था जो ये आर्य जो है बाहरी देश से आए हुए थे, तो ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। तो यहाँ जो पहले से बसने वाले लोग ये उनका विरोध कर रहे थे, उनको यहाँ प्रवेश करने नहीं देते थे, अपने निवास में, अपने क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करने देते थे। तब जिसके कारण एक दशराय का युद्ध हुआ, और वो युद्ध परोसनी नदी के किनारे हुआ। तो ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दशराय के युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये देखते हैं दशराय का युद्ध हुआ, ये पौरुषनी रावी नदी जो वर्तमान नाम में कहते हैं, उसका प्राचीनतम नाम था पौरुषनी नदी। तो उस नदी के किनारे ये दशराय युद्ध हुआ। इसमें इसका नाम दशराय युद्ध क्यों पड़ा, इसमें दशराय
एक मिनट कहते हैं कि इसका नाम भारत क्यों पड़ा, साथ ही साथ इस युद्ध को दसराय की युद्ध क्यों कहा गया। तो ये दसराय की युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 10 राज्यों के राजा, उस समय कबीला के जो सरदार होते थे उनको उस समय राजा से संबोधित करते थे, या तो फिर उसको कबीला का सरदार कहते थे प्राचीन समय में। तो उनका 10 राज्यों के कबीला के सरदार तथा एक साइड में थे वो जो आर्यों को यहाँ भारत में प्रवेश करने से रोक रहे थे, और साथ ही साथ जो भरत कबीला वो अपने साथ अनेक लोगों को लेके आए हुए थे, तो वो यहाँ भारत में बसना चाहते थे। तो एक भरत कबीला था और साथ एक भरत कबीला था, और साथ ही साथ 10 जो यहाँ स्थायी रूप से पहले से बसे हुए लोग थे उनके बीच युद्ध हुआ। तो इन 10 राज्यों के जो कबीलाई सरदार होते थे इनमें से पांच जो है राज्यों के सरदार वो पहले से आर्य ही थे, तथा और दूसरे तरफ जो और 5 सरदार थे वो गैर आर्य थे। गैर आर्य उनको कहा गया जो बहुत पहले से भारत में बसे हुए थे, उनको गैर आर्य कहा गया। तो इन दोनों कबीलाओं के बीच भरत कबीला तथा 10 राज्यों को मिला के 10 राज्यों का एक कबीला, उनके बीच युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ पुरोसनी रावी नदी के किनारे पार करते समय ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरत कबीला जीत गया। उसका जीतने का मूल कारण ये था कि वो जब आया था तो अपने साथ घोड़े तथा कई सारे अस्त्र शस्त्र लेके आए हुए थे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पहले से रहने वाले लोग अहिंसक थे और वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण उनके अस्त्र शस्त्र होने के कारण उनसे वो युद्ध हार गए। उनके पास रथ भी था, अस्त्र शस्त्र भी थे, सुरक्षा कवच भी थे, तथा माथे पे सुरक्षा कवच के लिए मुकुट भी था, जिससे वो पहन के युद्ध करते थे। और ये कबीलाई लोग निहत्थे थे, ना ही इनके पास कोई अच्छा हथियार था, ना ही और अन्य सुविधाएं थी, जिसके कारण ये युद्ध हार गए। उसके बाद ये भरत कबीला ने सोचा कि यहाँ हमको शासन करना है तो सबसे पहले लोगों से हमको कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। जब तक लोगों से संबंध संधि वगैरह नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ आके शासन नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो हारा हुआ कबीला था उनमें से सबसे शक्तिशाली कबीला जो था वो पुरु कबीला था। तो उसने एक संधि किया पुरु कबीला के साथ, ठीक है। भरत कबीला ने एक पुरु कबीला के साथ एक संधि किया जिसको कुरु कहा गया, और ये कुरु कहा गया तथा ये जो है अपना शासन कुरुक्षेत्र वाले स्थान से प्रारंभ किए इसके साथ मिलके, ठीक है। और फिर इसी प्रकार इसका नाम भारत पड़ा। अब देखते हैं कि फिर इतिहासकारों का क्या मत है। इसमें देखते हैं इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए। अब इतिहास का अध्ययन करने के लिए इसे सुविधा के अनुरूप इसको 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकाल का इतिहास और एक आधुनिक काल का इतिहास। ये 3 कालों में बांटा गया ताकि इतिहास को पढ़ने में, इसको समझने में, इसका कहानी को समझने में, जानने में हमें सुविधा प्रदान हो, इसके वजह से इनको किया गया। अब देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत क्या रहे हैं। अब हम कैसे जान सकते हैं कि प्राचीन भारत हमारा कब का है, कैसा रहा था, वहाँ का समाज कैसा रहा था, धर्म कैसा था। तो इन सभी को जानने के लिए कुछ 4 मूल तत्व बताए गए हैं, ठीक है। उनमें से देखते हैं, एक बताया गया कि किसी भी प्राचीन भारत का इतिहास को जानने के लिए उस समय जो धर्म ग्रंथ प्रचलित थे उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके हम इसका पता लगा सकते हैं। एक ये कहा गया। फिर कहा गया कि ऐतिहासिक ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो काफी सारे उस समय इतिहासकार जो भी रहे हैं, जो भी आए हैं यहाँ, तो उन्होंने जो अपने समय में जो भी इतिहास लिखा है, कुछ उसका वर्णन किया गया और एक ग्रंथ के रूप में संयोजित किया गया, उसी को ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। तो उसका अध्ययन करके हम इसके भारत के प्राचीन इतिहास को हम जान सकते हैं। दूसरा क्या है, विदेशियों का विवरण। जो भी बाहरी व्यक्ति विदेशी यहाँ भारत में प्रवेश किए, आए, घूमे, जो भी घूमे, यहाँ का धर्म को जाने, यहाँ का समाज को जाने, यहाँ का संस्कृति कल्चर को जाने,
उन्होंने जो अपने साथ आए हुए थे और उन्होंने अपने साथ जो लेख लिख के ले गए, तो उन्हीं ग्रंथों को पढ़ के हम इसके इतिहास को जान सकते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि इतिहास का पुरातत्व अवशेष जो भी पाए गए हैं उस समय के, उस काल के, तो उस काल में पाए गए प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करके हम C14 पद्धति के द्वारा इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं। और C14 पद्धति के द्वारा अध्ययन कर उस समय के बारे में, उस संस्कृति, उस धर्म, उस समाज के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने का मूलतः 4 स्रोत बताया गया, एक धर्म ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, एक विदेशियों का विवरण और एक पुरातत्व तथा अवशेष। इन 4 माध्यमों से हम इसके इतिहास को जान सकते हैं। साथ ही साथ देखते हैं कि इनमें मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां क्या थी। ये जो 4 स्रोत थे, तो इन स्रोतों का अध्ययन करके हम किन किन चीजों को जान सकते थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो इनमें से एक देखते हैं प्राचीन धर्म ग्रंथ। प्राचीन धर्म ग्रंथ में क्या आता है, इसमें वेद आता है, वेद। अब वेद में हम लोग क्या देखते हैं, तो वेद के संकलन करता है। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है पीटी बेस पे कि प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें वेद दे दिया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णेय ग्रंथ या अन्य कोई, तो इसमें वेद आता है। तो वेद में देखते हैं वेद का कैसे क्या हुआ। तो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है और इसके संकलन करता, यानी वेद में जितने कुछ लिखे गए हैं उसको एक जगह संयोजित जो किया गया है, संकलन करता उसको महर्षि कृष्ण देवरायन वेद व्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ही संकलन किया है वेद के सारे पन्नों का। साथ ही साथ देखते हैं वेद में क्या कही गई है। वेद में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसका मतलब है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब, ठीक। वेद में ये कहा गया। साथ ही साथ वेद में परंपराएं हैं क्या, वेद में ये मान्यता है, ये परंपरा है कि ये वेद जो है नित्य है, यानी पूर्णतः यह सत्य है, सत्य है, ये अमर है, ये कभी कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ ये अपुरुषेय है, यानी वेद का जो भी है, वेद का निर्माण या रचना ईश्वर द्वारा हुई है, ना कि इंसानों द्वारा, ये माना जाता है वेद में। आगे देखते हैं वेद का क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेद को कितने भागों में बांटा गया है। तो वेद को मूलतः 4 भागों में बांटा गया। उनमें से एक है ऋग्वेद, जिसको हम लोग सबसे प्राचीन वेद कहते हैं, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों का हम अध्ययन करेंगे और ये मूलतः काफी पीसीएस तथा जनरल कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका हम लोग अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।